शुरू if you are ready, just type message. So दो मिनट्स जो यूनिट नंबर 4 है उसमें दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लॉग टाइम में। अब हम बात करेंगे आज जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। कल कुछ जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात की थी कि हमने अभी तक नहीं की है, तो हम शुरू करते हैं फ्रॉम द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ 1 मिनट। यस, फ्रॉम सेक्शन 40 till 34 there are 31 sections in this chapter general exception, और सारे के सारे हमें पता होने चाहिए। So yesterday we have covered whatever I have seen in the previous papers, generally they ask the illustration based question कि डिफेंस मिलेगा तो कौन से प्रोविजन में मिलेगा, या फिर ये पर्टिकुलर प्रोविजन कौन से सेक्शन का पार्ट है, सेक्शन नंबर कौन सा है। तो दो तरह से यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। हम शुरू करते हैं सेक्शन 14 से लेके और 34 तक, और जनरल एक्सेप्शंस के बाद अगर अगला टॉपिक हमारा आज कवर हो पाएगा तो हम इसको भी आगे डील करेंगे, क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस इज बेसिकली कि एक बार समझ में आ गए आपके, तो जस्ट रिवीजन में आपको रखना है और बहुत ज्यादा फोकस इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जस्ट एक बार समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं जनरल एक्सेप्शंस। Section 14, act by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. So nothing is an offense which is done by a person who is or who is. I think ये कल डिस्कस हुआ था क्लास में 14 और 17। Yesterday 14 to 19, okay, 14 to 19 हमने कर दिए हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 18 को मैं एक बार वापस और 19 को एक बार वापस, थोड़ा सा आपके नॉलेज में वो चीज रहेगी 18 और 19 में क्या फर्क है और क्या बात निकल के आती है। एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट, आप जब काम कर रहे हैं और वो अगर लॉफुल एक्ट है और उस लॉफुल एक्ट को करते टाइम अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट इन द सेंस दैट कोई ऑफेंस कमिट हो गया। हियर इफ यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट इन लॉफुल मैनर with lawful means, with proper care and caution, and the act is also lawful, then you will get the defense in this provision, that is section 18. A is at work with a head check, the head flies off and kills a man who is standing by. Here if there was no want of proper caution on part of A, his act is excusable and not an offense. A जो है वो एक कुल्हाड़ी से कुछ काम कर रहा है और उसका जो आगे का हिस्सा वो निकल के किसी एक पासर जो हुआ है, पासर बाय है, उसके लग गया है, उसको डेथ भी हो जाती है वहां पे। लेकिन अगर उस जगह प्रॉपर केयर और कॉशन है और इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सो हियर द पर्सन विल नॉट बी लायबल फॉर हिज एक्ट और उसको एक्सक्यूज मिलेगा अंडर सेक्शन 18। एक इसमें इलस्ट्रेशन आता है कि एक गार्डन है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और वहां पे जो गार्डनर है वो कुछ कुल्हाड़ी से काम कर रहा है बाय एन एक्स, इन द फेस ऑफ द एक्स द मेन पार्ट ऑफ दैट एक्स of that iron part that throws up from that axe and hit a child and the child died. Whether the gardener is liable? So answer is, as the park, they will mention in the illustration or in that case also कि वो एक चिल्ड्रंस पार्क है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं और बच्चे खेल रहे हैं और वहां पे वो काम कर रहा है, वो गार्डनर है। So here the person will be liable for his offense, क्योंकि वहां पे बच्चों का वो पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपका एक्ट लॉफुल आप बता रहे हैं तो वहां पे आपने प्रॉपर केयर कॉशन नहीं रखा है, आपको पता है कि ये चीज अगर लगी तो लग सकती है, ऑफेंस हो सकता है, यू आर लायबल। 19 is act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other. Act likely to cause but done without criminal intent and to prevent other harm. आप जब एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो कोई भी एक्ट कर रहे हैं, आपका इंटेंशन नहीं है वैसा। इंटेंशन इज हाउ टू डू एन ऑफेंस, दैट इज द इंटेंशन। आपका इंटेंशन नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपको वो एक्ट करना पड़ रहा है टू प्रिवेंट द अदर हार्म। जैसे घर में आग लग गई है तो बगल वाले जितने घर हैं उसमें से किसी एक घर को आपको गिराना पड़ेगा,
तोड़ना पड़ेगा जिससे आगे आग ना बढ़ पाए। तो दैट इज सेक्शन 19। Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge likely to cause harm। आपको नॉलेज है लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था हार्म कॉज करने का, आपका मन में ये नहीं था कि आपको नुकसान पहुंचाना है, लेकिन आपको पता है कि आपके एक्ट से नुकसान तो होगा। शिप आप बड़ा चला रहे हैं, सामने ग्लेशियर आ गया है, जो छोटी जो नाव है उसके ऊपर अगर आप शिप चढ़ा देते हैं तो जो शिप के कैप्टन है उनको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई ऑफेंस में वो कवर नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 19। Explanation में लिख दिया, it is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। ये एक question of fact है in such a case whether the harm to be prevented or avoided, कि वो जो हार्म था, वो जो नुकसान हो रहा था, जो ग्लेशियर से आपका शिप टकराने वाला था, क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या उसको अवॉइड किया जा सकता है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। Was of such nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। और जो फिर आपने एक्ट किया है, क्या वो एक्ट जस्टिफाई कर रहा है कि आपने जो एक्ट किया जिससे हार्म हुआ है वो करना जरूरी था, अगर आप वो नहीं करते तो जो बड़ा हार्म है वो हो जाता। तो बेसिकली एक बड़े हार्म को बचाने के लिए आप छोटा हार्म कर रहे हैं और आपकी नॉलेज में आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं है। नॉलेज में होना मतलब मेरी जानकारी में मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कर, लेकिन मैं कर रहा हूँ। दैट इज द पार्ट ऑफ नॉलेज एंड यू डोंट वांट, देन इट इज it will not consider as an offense under section 19। you will get the defense। A, the captain of vessel suddenly without any fault negligence on his part find himself in such position before he can stop his vessel he must inevitably run down boat 20-30 पैसेंजर ऑन बोर्ड। सेम द एग्जांपल दैट आई गिव कि अगर बड़ा शिप है, छोटी नाव है, बचाना है शिप को तो छोटी नाव पे आप चढ़ाएंगे। आपका कोई नेग्लिजेंस नहीं है, आपको पता है कि बड़ा लॉस है, ये ज्यादा नुकसान होगा, तो आप छोटा नुकसान कर सकते हैं। घर में आग लगेगी, घर को आप आग, ये इलस्ट्रेशन भी है सेम जो मैं बता रहा हूँ कि घर में अगर आग लग जाए तो आप गिरा देते हैं, तो आपका पर्पस है वहां पे प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना बल्कि आग पे कंट्रोल करना, इसलिए सो हियर आल्सो इट विल नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस। नाउ 20, 21, 22। 20 और 21 तो बेसिक बात करते हैं, 7 साल से छोटा बच्चा किसी भी तरह का ऑफेंस करेगा ही इज नॉट लायबल। 21 में बोल दिया 7 से 12 साल का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है, बट उस बच्चे का इंटेंशन और नॉलेज को चेक किया जाएगा कि जब उसने ऑफेंस कमिट किया है तो उसकी सोच क्या है, वो कितनी अंडरस्टैंडिंग रखता है रिगार्डिंग द एक्ट, उसके अकॉर्डिंग उसका पनिशमेंट डिसाइड होगा। और जो भी बच्चा जो 18 साल से कम का होता है उसके लिए भी हैव अ लॉ, स्पेशल लॉ, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। वहां पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है सेक्शन 4 में, वो डील करती है उस पर्सन को कि इसको पनिशमेंट में किस तरह का पनिशमेंट देना है। जनरली कम्युनिटी सर्विस जैसे पनिशमेंट्स जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं, या फिर फर्दर उनको वोकेशनल सर्विस, एजुकेशन सर्विस अगर वो नहीं कर रहे हैं उस तरीके से प्रोवाइड की जाए। 22 है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब होता है एक पागल। अगर किसी पागल व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कर दिया, सो ही कैन टेक द डिफेंस कि मैं तो पागल। इफ यू हैव सीन द मूवी दैट इज राउडी राठौर, तो उसमें वो जो बच्चा होता है दैट एमएलए सन, तो वो एमएलए का सन, एमएलए का जो सन होता है वो रेप का ऑफेंस कमिट करता है और कोर्ट में जाके ये बोलता है कि ये तो पागल है, इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है। लेटर ऑन इट डिस्कवर वो पागल होता नहीं है, राइट। तो वो पर्सन जो डिफेंस लेने की कोशिश करता है वो इस सेक्शन 22 के अंदर लेता है। इसमें अब एक कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट डील्स इन लीगल इंसैनिटी एंड मेडिकल इंसैनिटी। there are two things, legal insanity and medical insanity। ये दोनों अलग अलग कहानी। मेडिकल इंसैनिटी का मतलब क्या था कि मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके पास पागलपन का कि आप पागल हैं, एंड हु इज डिक्लेयरिंग, एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर, एनी डॉक्टर जिसने आपका इलाज किया, जिसने बताया कि ये पागल है। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है इन सम different case laws, we are not concerned about the medical insanity, we are concerned about the legal insanity। लीगली उस ऑफेंस की जो एसेंशियल है, अगर आपको पता है और आप वो फुलफिल करके एक्ट कर रहे हैं, चाहे आप अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर्ड हैं बाय द हॉस्पिटल, स्टिल
यू आर लायबल। तो हमें लीगल इंसैनिटी को चेक करना है कि जो ऑफेंस के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया होता है, क्या वो आपके अंडरस्टैंडिंग में है। अगर वो आपके अंडरस्टैंडिंग में है तो वी विल से कि ये ऑफेंस आपने किया है। हो सकता है कोई व्यक्ति पागल है जिसकी एक आदत है, उसको सिर्फ एक चीज पता है कि वो अगर ऐसे कुछ भी डंडा चलाएगा तो किसी ना किसी को हर्ट हो सकता है, बाकी चीजों के लिए वो पागल है। ना उसको खाना आता है, ना बस उसको डंडा चलाना आता है। और ये उसकी नॉलेज से क्लियर हो रहा है, ये उसके सर्कमस्टांसेस से क्लियर हो रहा है, उसका प्रीवियस कंडक्ट जो है वो शो कर रहा है कि डंडा जब बात आती है तो ये पुलिस वालों की तरह रोड पे डंडा लेके खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए खड़ा हो जाता है, वैसे ये पागल रहता है। सो इन दैट केस लीगल इंसैनिटी की वजह से ये अगर वो डंडा मारता है किसी को और हर्ट होता है तो वहां पे उस पर्सन को डिफेंस नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 22, because the person what he is doing, he is aware about his act। सिर्फ डंडा चलाने वाले एक्ट के लिए हम पनिशमेंट दे रहे हैं क्योंकि उसी एक्ट में आप साउंड माइंड है, वो एक्ट का आपको कॉन्सिक्वेंस पता है, उस एक्ट की नॉलेज है। सो इफ इट इज लीगल इंसैनिटी, it is punishable, you cannot get the defense। If it is legal insanity, if it is proved, then only you can get the defense। If it is not, only if it is not legal insanity, it is only medical insanity, you will get punishment, you will not get the defense under section 22। 20 is talking about if you are incapable of judgment, कि जो आप एक्ट करने जा रहे हो उस एक्ट का क्या रिजल्ट हो सकता है ये आपको नहीं पता, बिकॉज यू आर इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड वी कैन बाय वेरियस थिंग्स, अल्कोहल से भी इंटॉक्सिकेशन होता है और बहुत सारी चीजें जिनसे इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, और आपको पता नहीं है कि आप जो एक्ट करने जा रहे हो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, व्हाट विल बी द जजमेंट, एंड यू आर गोइंग टू डू दैट, और आपने वो एक्ट कर दिया। शराब के नशे में आपने कुछ एक्ट किया, आपको पता ही नहीं क्या हुआ। So here you will get the defense under section 23 कि आपको पता ही नहीं था आपने एक्चुअल में क्या किया। अनसाउंड माइंड इज द पर्सन जो पागल है। इंटॉक्सिकेशन वाला पर्सन जो है जो नॉर्मल डेज में तो सही रहता है लेकिन इंटॉक्सिकेटेड है फॉर द टाइमिंग, और उस टाइम उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, देयरफॉर वहां पे पनिशमेंट है। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, या तो वो अपना जो एक्ट है उसका नेचर पता नहीं कर पा रहा है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग कॉन्ट्ररी टू लॉ, या फिर उसको ये भी नहीं पता है कि क्या गलत है या क्या कानून के खिलाफ है, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। लास्ट लाइन में इन्होंने एक चीज बोल दी है, इंटॉक्सिकेशन अगर वॉलेंट्री है, आपने खुद ने अल्कोहल ड्रिंक किया, उसके बाद आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, आपको सेक्शन 23 का डिफेंस नहीं मिलेगा। ये डिफेंस सिर्फ तभी मिलेगा जब इंटॉक्सिकेशन किसी और ने आपको करवाया है। मतलब आप चार दोस्त बैठ के पार्टी कर रहे हो और गाड़ी ठोक के आते हो और आप डिफेंस लेने आओगे सेक्शन 23 का, तो मेरे को मेरे दोस्त ने पिलाई थी, मैंने नहीं की थी, जबरदस्ती, कैन नॉट टेक द डिफेंस, यू आर इन द पार्टी, योर पर्पस इज टू टेक दैट, और आप चारों एक साथ हैं, आपको ऑफेंस में पनिशमेंट मिलेगा, यू कैन नॉट टेक द डिफेंस। लेकिन किसी ने एडमिनिस्टर करी, इंटॉक्सिकेशन करी, इट वाज इन इंटॉक्सिकेशन, आपने आपकी मर्जी से नहीं पी है, किसी ने पिलाई है, एंड देन यू आर कमिटेड द ऑफेंस, देन ओनली यू कैन टेक द डिफेंस अंडर 23। क्लियर? जस्ट अ मिनट, रंजिता इज कॉलिंग। यस,
सो 23 पे हम बात कर रहे हैं। इंटॉक्सिकेशन अगर वॉलेंट्री है, आपने खुद ने आपकी मर्जी से इंटॉक्सिकेशन किया है, खुद नशे की हालत में है, देन यू आर कमिटिंग द ऑफेंस, यू आर लाइबल। लेकिन अगर इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंट्री है, देन यू आर कमिटिंग द ऑफेंस एंड यू आर नॉट, you are unable to judge, incapable to find out the nature of the offense, incapable to find whether it is wrong or it is contrary to law, then you will get the defense. You will get the defense. We can get the defense under 23, otherwise not. Important thing is involuntary intoxication. Voluntary intoxication, no. 24 is the extension of 23 only. It is saying in a particular offense, किसी भी offense में अगर एक पर्टिकुलर इंटेंशन, पर्टिकुलर नॉलेज की जरूरत, फॉर एग्जाम्पल कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर नॉलेज। लेट्स से जो आप एक्ट कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि मैं बंदूक चला के मारूंगा तो ही मर्डर है, बंदूक सर पे रख के अगर किसी के करूंगा मर्डर और उसकी डेथ कन्फर्म है, कोई बचाने के बहुत रेयर चांस होगी कि मैं यहाँ पे बंदूक रख के चलाऊंगा और आदमी जिंदा बचेगा। सो योर पर्टिकुलर इंटेंशन, पर्टिकुलर नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस के लिए हो सकता है, तो अगर वो कोई पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन है किसी भी ऑफेंस के लिए एंड आप वो कमिट करने का ट्राई करते हैं, बट यू आर इंटॉक्सिकेटेड, so you will get the defense under 24. But again I am saying involuntary intoxication है तो भी defense है, voluntary intoxication का defense नहीं है। 24 देख लीजिए। In cases where an act is done, जब कोई act किया गया, is not an offense, वो offense नहीं है, unless done with particular knowledge or intent। जब तक proper जो knowledge या intention होना चाहिए उस offense को commit करने के लिए, अगर वैसा नहीं है तो वो offense वैसा नहीं माना जाए। A person who does the act in the state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। जब कोई पर्सन वो एक्ट करता है इंटॉक्सिकेशन के स्टेज में, तो ये माना जाएगा कि वो ऑफेंस करता, अगर इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो वही ऑफेंस वैसा करता। Unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। अगर जो चीज इंटॉक्सिकेट करी है, जिससे उसको नशा हुआ है, वो उसने खुद ने एडमिनिस्टर नहीं करी है, वो खुद ने उसने नहीं पी है, तो किसी ने ऑफर करी है। इट मींस किसी ने ऑफर करी, ऑफर करना तो फिर वॉलंटरी हो गया, आप ऑफर कर रहे हैं विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। इनवॉलेंटरी है, किसी ने जबरदस्ती कुछ पानी में मिला के दे दिया, कुछ सोडा में मिला के दे दिया, कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दिया, इफ काइंड ऑफ थिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग इज देयर, और वो इंटॉक्सिकेट हो गया। और अगर किसी ऑफेंस के पर्टिकुलर नॉलेज और पर्टिकुलर इंटेंशन, फॉर एग्जांपल मर्डर के ऑफेंस को अगर आपको करना है तो आपके पर्टिकुलर नॉलेज इंटेंशन आपको रखनी पड़ेगी कि आपका इंटेंशन क्लियर है कि आपको मारना है, इसीलिए आप बंदूक लेके आते हैं एंड द पर्सन इज डूइंग द एक्ट। बट अगेन इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन फ्री है, वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। 23 and 24, these two provisions are read together। 24 extension ही है 23 का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कहानी क्या बता रही है कि किसी ऑफेंस के लिए पर्टिकुलर इंटेंशन नॉलेज की जरूरत है, तो वो पर्टिकुलर नॉलेज इंटेंशन के साथ एक्ट हो गया तो ये माना जाएगा कि उसने किया है वो नॉलेज और इंटेंशन के साथ, चाहे वो इंटॉक्सिकेशन में हो या नहीं हो, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी था। सो हियर द लायबिलिटी कम्स ऑन द ऑफेंडर कि हम तो ये एक्सेप्ट करेंगे तुमने ये किया है क्योंकि पर्टिकुलर नॉलेज इंटेंशन चाहिए थी और वो तुम्हारे एक्ट से हुई है। लेकिन अगर वो आप ये प्रूव कर दो कि इट वाज वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, देन वी कैन कंसीडर कि चीज नहीं होगी ऐसी। और अगेन द इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनवॉलंटरी होना है, वॉलंटरी नहीं होना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनवॉलंटरी मतलब दबाव में, प्रेशर में, धोखे से किसी ने। वॉलंटरी मतलब आप किया, आपने खुद ने परचेज किया, आपको पता है पार्ट किया और आप पे करके फिर जा रहे हैं, लाइबल है। 25
not intended, not known to be likely to cause death or grievous hurt, done by consent. लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर एक मैक्सिम आता है वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरी। ये वही मैक्सिम है जिसको सेक्शन 25 के साथ रिलेट कर सकते हैं। This maxim has been asked in one of the exams. Voluntary non-fit injuria. You can write voluntary, V-O-L-E-N-T-I, voluntary non-fit F-I-T injuria, I-N-G-U-R-I-A injuria. This means voluntarily, if you are entering in something and if it is causing harm, then you cannot take the defense that the person has committed the offense. आप आपकी मर्जी से कुछ एक्टिविटी में पार्ट कर रहे हैं और उससे देयर इज अ चांस कि आपको पता है ऑफेंस हो सकता है, कुछ हार्म हो सकता है, और अगर हार्म होगा डिफेंस नहीं ले सकती। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट की बॉल आपके लगेगी, सो इट इज प्रिज्यूम वॉलेंटाइन कि आपके ऊपर बॉल आ सकती है, लग सकती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फुटबॉल में बैठे बॉल लग सकती है। If you are doing any adventure, they all also very much clear कि आप एडवेंचर में आए हैं, आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, आप ड्राउनिंग से डेथ हो जाएंगे तो आप बोलेंगे कि स्कूबा डाइवर वालों जो प्रकार की जमीन नहीं। You are taking the risk. If any harm will cause to you, you are responsible. Voluntary taken harm are not responsible for anything. Nothing which is done or intended to cause death or grievous hurt, and which is not known by the doer or to be likely to cause death or grievous hurt is an offense. कोई भी चीज जो कि इंटेंडेड नहीं है कि मैं किसी का डेथ करूं या ग्रीवियस हर्ट करूं, और which is not known by the doer, या करने वाला है। स्कूबा डाइविंग के लिए देयर इज पर्सन जो आपको फ्लाइट अप करा के और पानी में नाव चला के चेयर बोलेगा कि यहाँ जाइए, या आपको स्काई डाइविंग करनी है तो ऊपर से आपको कोई ना कोई पीछे से देके आपको नीचे फेंकेगा, या आप हरिद्वार जाके रिवर राफ्टिंग करेंगे तो देयर इज अ पर्सन हु इज यूजुअली सो नॉट नोन बाय द डूअर डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और उसको भी नहीं पता कि आपकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म। ऑफेंस नहीं होगा अगर कोई भी हार्म जो हो सकता है और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू एनी पर्सन अबव 18 इयर्स ऑफ एज, या फिर देयर इज अ चांस कि डूअर को पता है कि हार्म कॉज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉक्सिंग का मैच खेलते हैं, यू आर अ बॉक्सर, तो आपको पता है कि बॉक्सिंग में देयर विल बी सम पंचेस और उस पंचेस से आपके हार्म होगा, एंड इफ यू आर अबव 18 इयर्स ऑफ एज हु हैज गिवन कंसेंट, और आपने आपकी कंसेंट दी है, सो देयर इज कंसेंट। मेडिकल वाली जो चीजें वो स्पेसिफिकली अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज करने का सोच रहे हैं या कोई कर रहा है आपके साथ, तो उसको पता है कि आपके साथ हार्म हो सकता है, आपने अपनी कंसेंट दे दी है उसके लिए, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन और इट कैन बी बाय जेस्चर, सो इम्प्लाइड कंसेंट। क्योंकि आप स्काई डाइविंग करेंगे, जब स्काई डाइविंग में जो एरोप्लेन है, जो हेलीकॉप्टर है, वो लिखवा के ले रहा है कि आपकी, वो आपको ट्रेनिंग देगा, रिवर राफ्टिंग में आप डूब गए, आपको ट्रेनिंग देगी, सेफ्टी मेजर सब लेके, टू सफर दैट हार्म, टू सफर दैट हार्म, ओके, टू सफर दैट हार्म or by reason of any it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm, या जिस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी है कि हाँ मैं हार्म जो भी होगा उसके लिए तैयार हूँ, जो कंसेंट दे रहा है अपनी, सो यहाँ पे उसको कंसिडर करेंगे वॉलंटारी नॉन फिटिंग किया, उसने वॉलंटरी एग्री किया है, कुछ होगा हार्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलस्ट्रेशन में लिखा है ए एंड जेड एग्री टू फील्स विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, मस्ती मजाक में आपस में फेंसिंग वाला जो एक एडवेंचर स्पोर्ट होता है वो ए और जेड कर रहे हैं। दिस एग्रीमेंट इज इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ ईच अदर, दोनों की कंसेंट है, दोनों आपस में लग सकती है। इन द कोर्स ऑफ फेंसिंग मे कॉज विदाउट फॉल प्ले एंड इफ while playing fairly hurts जेड ए कमिट्स नो ऑफेंस। फेयर प्ले आप कर रहे हैं, हर्ट हो गया, लायबल है। आप मान लीजिए तलवार करते हैं, तलवारबाजी करते हैं, पार वाला जब आप करते हैं
गलती से लग गया, the fair play, not foul play, then it is not an offense. But it is foul play, then you can take the action against the person कि यहाँ पे उसने ऐसा किया. जैसे there is a movie सनी देओल और बॉबी देओल, और देयर इज अ बॉक्सिंग मैच. इससे पहले बॉबी देओल बॉक्सिंग करता है, उसके ग्लव्स पे कुछ लगा के बॉबी देओल के हाथ में डाल देता है. देन सनी देओल फिर बाद में तैयार होता है प्रैक्टिस के लिए, एंड देन ही हिट दैट पर्सन जिसने वो कुछ वैसलीन लगा के उसकी आंखों में लगाया था. द मूवी अनएबल टू रिकॉल द नेम. तो वो उस मूवी में ऐसा है, नेग्लिजेंस फॉल प्ले करके एक्ट किया उसने, वहां पे उस पर्सन की लायबिलिटी है. बट अगर फेयर प्ले है तो लायबिलिटी. 26 एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट. किसी पर्सन के बेनिफिट में अगर हमने कोई एक्ट किया लेकिन हम नहीं चाहते कि उसकी डेथ कॉज हो, लेकिन हम उसके बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ही द पर्सन हु इज डूइंग इज नॉट लायबल. इलस्ट्रेशन से आप समझ लीजिए, एक सर्जन है, knowing that the person operation is likely to cause death of jet. कैंसर का पेशेंट हो सकता है, उसको पता है कि डेथ हो सकती है अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उसका. सो suffer painful complaint but not intend to cause death, that intending in good faith jet's benefit perform operation of jet with jet's consent committed in office. तो अगर मैं आपके साथ कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूँ, डॉक्टर इज डूइंग एनी ऑपरेशन, सो यू गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 26. सो जस्ट आपने कंसेंट दिए कि जो भी नाम होगा उसके लिए हम रिस्क लेने को तैयार हैं, आपकी कंसेंट है. सो मेडिकल में तो हमेशा दे जस्ट टेक योर सिग्नेचर. सबसे पहले एडमिट होने टाइम ही कि ऑपरेशन है तो बोले पहले साइन करके दे दो, उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे. सो दे टेक द सिग्नेचर ऑफ 2 फैमिली मेंबर्स एटलीस्ट, कि 2 लोग साइन करके दे दो, फिर आगे ऑपरेट करें. 27 is dealing with act done in good faith for benefit of child or person of unsound mind और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन. कोई पर्सन है जो चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड का है, तो उनके गार्जियन की कंसेंट लेके उनके ऊपर अगर कोई एक्ट किया जा रहा है, कोई चीज की जा रही है, सो दैट विल आल्सो नॉट कवर फॉर द ऑफेंस ऑफ डेथ, फॉर द एनी ऑफेंस, नॉट फॉर द ऑफेंस ऑफ डेथ इज नॉट एन ऑफेंस फॉर एनी ऑफेंस. अब वो चाहे डेथ हो जाए, चाहे हर्ट हो जाए, चाहे ग्रीवियस हर्ट हो जाए, किसी भी तरह का वहां पे नुकसान हो किसी चाइल्ड को या अनसाउंड माइंड को, जिनके लिए कंसेंट आपने उनके गार्जियन से ले ली है. बिकॉज अनसाउंड माइंड कैन आल्सो गिव कंसेंट, चाइल्ड आल्सो कैन नॉट गिव दिस कंसेंट, गार्जियन विल गिव द कंसेंट ऑन देयर बिहाफ. आल्सो इन पॉक्सो, when the medical examination of the victim, that is a female or a male also, because in POXO genders are equally treated, so the consent of the guardian is required before the medical examination. कि आपका बच्चा है, इसका क्या हम मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं. If the consent is there, then only you can do the medical examination. Otherwise not. In general, कोई भी ऑफेंस है वहां पे consent of the person is enough. अगर 18 साल से ऊपर का है तो कंसेंट ऑफ द पर्सन इज इनफ, बट 18 साल से कम का होता है इन पॉक्सो, कंसेंट ऑफ द गार्जियन इज रिक्वायर्ड. सो इस प्रोविजन में 27 में जो 4 नीचे प्रोवाइजो दे रखे हैं, इसमें एक बार और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. इसमें चाइल्ड का एज भी मेंशन किया हुआ है, देखिए, क्योंकि क्या होता है कि इट इज नॉट लाइक कि 18 साल से कम का है तो वो उसकी कंसेंट नहीं लेंगे. हियर द एज इज मेंशन अंडर 12 इयर्स. 12 साल से कम का है उसकी कंसेंट गार्जियन देगा, 12 साल से ऊपर का है तो वो खुद कंसेंट दे सकता है. Nothing which is done in good faith for benefit of person under 12 year of age. So just underline 12 because they will ask कि वो कितना एज तक के लिए कंसेंट की बात कर रहे हैं. So 12 year of age, 12 years of age, और person of unsound mind or by consent is implied of the guardian or the person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause that person. So जो गार्जियन है या जो भी पर्सन है जिसके पास लॉफुल चार्ज है, वो अपनी कंसेंट देता है कि अगर के साथ कुछ भी होगा, सो आई विल नॉट फाइल. फाइलिंग इज अलाउड बट आपको डिफेंस मिलेगा यहाँ पे अंडर 27 अगर आपने कोई एक्ट किया है विद द कंसेंट एंड इन गुड फेथ. Now in proviso it is saying intentional causing death or attempting to cause death.
अगर आपका इंटेंशन है डेथ कॉज करने का और अटेम्प्ट कर रहे हैं आप डेथ कॉज करने की, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं। आप जान करके मार रहे हैं, इंटेंशनल डेथ कर रहे हैं, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो वो इथनेशिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो चीज भी यहाँ पे एप्लीकेबल होती है कि मेरे को मरना है डॉक्टर, मेरे को तो तुम मारो, चाहे वो बच्चा या अनसाउंड माइंड बोल रहा है और आप ये कर रहे हैं, यू विल नॉट गेट द डिफेंस। मेरे पास तो कंसेंट थी गार्जियन की और मैंने कर दिया, सो इट इज नॉट। नीचे वाले में लिख दिया है डूइंग एनीथिंग व्हिच पर्सन डूइंग मोस्ट लाइकली टू कॉज डेथ फॉर द पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्यूरिंग एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फेक्शन। कोई भी आप चीज कर रहे हैं डूइंग एनीथिंग जिससे क्या हो सकता है, डेथ कॉज हो सकती है। आप जो चीज कर रहे हो उससे डेथ कॉज हो सकती है, अदर देन, इसके अलावा अगर आप उसकी लाइफ को बचा रहे हैं, लाइफ सेविंग कुछ काम कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज जिससे डेथ को प्रिवेंट किया जा सके, ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट किया जा सके, वो काम कर रहे हैं और फिर डेथ हो गई, तो अलग बात है। लेकिन आप इन सब को ना करके आप तो सिर्फ ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे डेथ होने के चांस हैं, then also you cannot take the defense. Third is voluntary causing grievous hurt, attempting to cause grievous hurt, unless the purpose is preventing all these things. And the last is abatement of any offense to commit of which it would not extend. या फिर आप abate कर रहे हैं किसी भी offense का, to committing of which offense it would not extend. To the committing of which offense it would not extend. Abatement of any offense to the committing of which offense would not extend. किसी भी ऑफेंस पे जहां पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल की हम बात कर रहे हैं, उस ऑफेंस का आप अबेटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर एनी ऑफेंस। फॉर एनी ऑफेंस अगर आप उस ऑफेंस का अबेटमेंट भी करवा रहे हैं और देन आप बोल रहे हैं कि हम लोग डिफेंस में जाते हैं क्योंकि गार्जियन से हमने कंसेंट ले लिया था, यू कैन नॉट टेक द डिफेंस अनलेस एंड अनटिल आप प्रूव कर पाओ कि आप जो भी एक्ट कर रहे हो वो गुड फेथ में कर रहे हो, वो किसी फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हो, otherwise not. Illustration A in good faith for child's benefit without his child's consent has his child cut or the stone by the surgeon knowing to be likely that the operation will cause child's death, but not intending to cause child's death. A with the within the exception in object of which in as much as his object was the cure of his child. ए अपने बच्चे के जो स्टोन है बॉडी में वो खत्म कराना चाहता है क्योंकि उससे उसको नुकसान हो रहा है, तो वो सर्जन के पास ले जाता है, सर्जन को बोलता है इसके स्टोन निकालो, और वो निकालने के लिए काम करने को रेडी है और उसका ये भी इंटेंशन नहीं कि उसकी डेथ हो करे, बट देयर इज अ चांस कि स्टोन निकालते टाइम ऑपरेशन में डेथ हो सकती है। तो हियर जो ए कर रहा है और जो डॉक्टर कर रहा है, बोथ आर कवर इन गुड फेथ। देन before reading 20 30 30 is saying act done benefit of a person without। अब यहाँ पे सिचुएशन है कि आप कंसेंट नहीं ले सकते उस पर, और फिर अगर आपने एक्ट कर दी तो क्या होगा। और ये नीचे जो 4 प्रिविलेजों में एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, ये सेम है कि इंटेंशनल डेथ नहीं करनी है, इंटेंशनल सुसाइड नहीं करना है, अबेटमेंट नहीं करना है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे डेथ के चांसेस हैं। और आप सामने वाले के बेनिफिट में कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, और उसकी कंसेंट भी आप ले नहीं सकते फॉर द टाइम, तो यू विल गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 30। इसके 4 इलस्ट्रेशन है, देख लीजिए। Jet thrown from his hood, insensible. A surgeon find Jet request to be trepanned. A not intending as Jet, good faith for Jet surgeon perform trepann before Jet recover his power of judging for himself. A committed no offense. Jet जो है घोड़े से गिर गए हैं, एक डॉक्टर को देखते हैं कि उनको जरूरत है इस पर्टिकुलर इलाज की, वो उसको ऑपरेट कर देते हैं। सो ये जो कंसेंट आपको नहीं चाहिए, पर्सन अनकॉन्शियस है, देख सकता है, नहीं है, तो यू विल गेट द डिफेंस। रोड पे आप हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, बाद में आपके कर देंगे। डॉक्टर का अगर इंटेंशन मारने का है, डॉक्टर का इंटेंशन हर्ट करने का है, वो अलग चीज है, उसके लिए प्रोवाइजो में लिखा है कि उसके लिए पनिशमेंट है, लेकिन उसका इंटेंशन गुड फेथ में आपको सेव करना था, यू कैन नॉट ब्लेम एनीथिंग। वी हैव 28 कंसेंट टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। फियर में, डर में कंसेंट दिए, या मिसकंसेप्शन फैक्ट्स जो है वो गलत बता के आपने कंसेंट ली है, और फिर अगर आप एक्ट कर रहे हैं, देन you cannot take the defense. A consent is not such a consent as is intended by any section of the Sanhita
if the consent is given by a person under fear of injury. So 28 is not directly showing the exception, it is showing जो अभी तक आप कंसेंट बात कर रहे थे ऊपर, तो हमने 26 में कंसेंट देखा, 27 में देखा, 25 में देखा, फिर 30 में देख लिया, फिर हम आगे भी कंसेंट की अगर कहीं बात आएगी, जो कंसेंट आप ले रहे हैं ये अगर फियर में ले रहे हैं आप कंसेंट या मिसकंसेप्शन में आप ले रहे हैं कंसेंट, तो वो कवर नहीं होगी, इसमें देख लीजिए. If the consent is given by a person under fear of injury or under misconception of fact, if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception, so that consent is invalid. अगर आपने डरा के consent लिए या आपने मिसकंसेप्शन गलत फैक्ट बता के कंसेंट लिए है, तो वो इसमें कवर नहीं. आप एज अ डॉक्टर बता रहे हैं कि इनको तो ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर है, देयर इज कैंसर इन द ब्रेन, ब्रेन सर्जरी भी होगा. एक्चुअल में देयर इज नथिंग. So in the fear you are taking the consent and you are just disturbing the brain, and because of disturbance you are committing, if the child dies or the person dies. So this consent was taken under fear, under misconception of fact. You cannot say fear, but misconception of fact is there. So this consent is invalid consent and the person dies, the doctor will be liable. B, if consent is given by a person who from sound mind or intoxication unable to understand the nature of that to which gives his consent. Sound या intoxication person है, उससे आप consent ले रहे हैं, जिसको सेंस नहीं है, कंसेंस नहीं है, जिसको समझ नहीं है, आप उससे consent लेके आप काम कर रहे हैं, तो that is not valid consent. Unless contrary appear from the context, the person who is under 12 years of age या 12 साल से कम वाला, उसकी consent आप लेके काम कर रहे हैं, तो वो भी valid consent नहीं है. तो तीन तरह की consent valid नहीं है. Misconception, unsound, intoxicated, under 12. ये तीन बातें आपको समझनी है. 29. The exclusion of acts which are offences independently of harm caused. जो harm cause हुआ, जो नुकसान हुआ, वो offences है अपने आप में, क्योंकि या तो hurt है, जो भी तरह का नुकसान है. Exclusion of acts, जो acts है उनको हम exclude कर रहे हैं, तो क्या लिखा है? Exceptions, section 25, 27 not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause or be intended to cause or known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. जो व्यक्ति consent दे रहा है या जिसके behalf पे consent देनी है, जो व्यक्ति कंसेंट दे रहा है या जिसके बिहाफ पे कंसेंट देनी है, और वो कंसेंट एक ऐसी चीज के लिए दे रहे हैं कि वो जो एक्ट होगा वो एक्चुअल में ऑफेंस है. फॉर एग्जांपल मिसकैरेज, आप जानते हैं मिसकैरेज का मतलब होता है कि दैट यू डोंट वांट द चाइल्ड इन योर वूम, देयरफॉर आप चाहते हैं मिसकैरेज. सो मिसकैरेज अगर नेचुरल है तो वो तो ऑफेंस ही नहीं है, नेचुरल हो. लेकिन वो अननेचुरल मिसकैरेज मतलब आप क्या करेंगे, आप उसका ऑपरेशन करके जो फीटस है आपके बॉडी के अंदर उसको निकलवाएंगे, राइट. इलस्ट्रेशन में लिखा है causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of women. women की लाइफ को बचाने के लिए है तो अलग बात है, लेकिन women की लाइफ को बचाने के लिए नहीं कर रहे. आप तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि you don't want this child, because it can be that she is a girl child, or it can be that the person is illegitimate, the child may be the illegitimate or the unwanted child. Anything can be. Is an offense independently. Causing miscarriage is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the women. जो भी आप करेंगे, आप कुछ women की consent से करें या women के कोई गार्जियन है, अगर women अपनी consent नहीं दे पा रही तो उसका गार्जियन जो consent देगा उसके बिहाफ पे उनकी consent से आप कर रहे हैं, still that is an offense और आपको punishment मिलेगा. Therefore, it is not an offense by reason of such harm, and the consent of the women or guardian of causing such miscarriage does not justify the act. क्या लिखा है ये? Because unless caused in good faith. गुड फेथ में विमेन की सेफ्टी के लिए कर रहे हो जब तो ठीक है, लेकिन अगर विमेन की सेफ्टी के लिए नहीं है, गुड फेथ में नहीं है, तो इट इज एन ऑफेंस एंड विल बी पनिशेबल फॉर द एक्ट. क्लियर है?
नाउ कम टू 31. आई ट्राई कि आज की क्लास में ही मैं आपका प्राइवेट डिफेंस को भी एक्सप्लेन कर दूं. बहुत 10 मिनट का टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस, 15 मिनट अभी हमारे पास है आराम से, सो इजीली आप समझ सकते हैं. माय रिक्वेस्ट इज ओनली कि आज आप ये सारे एक्सेप्शंस को थ्रू आउट रीड करके अंडरस्टैंड कर लें कि इनका क्या मीनिंग निकल रहा है. इट इज अ प्री एग्जाम, इट इज नॉट अ मेंस एग्जाम. So here you don't need to remember each and every word of the provision, but at least the basics you must be aware. कौन से सेक्शन में क्या बात है, किस तरह की बात है, वॉलेंट्री का, इनवॉलेंट्री का, वॉलेंटाइन और फ्री का है, 12 साल का, इंसेप्शन का है, कंसेंट की बात कहाँ है, कम्युनिकेशन की बात कहाँ है, और अभी आगे हम प्राइवेट डिफेंस वो देखेंगे. कल जो हमने पढ़े थे इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, उधर bound by law, justified by law, act of judge, judicially acting and act in pursuance of the judgment, जो भी हमने पढ़े हैं अभी तक ये सारे मैंने आपको बता दिए. 7 साल से कम का बच्चा को ऑफेंस है, 7 से 12 का कर रहा है तो क्या कंडीशन देखनी है, इंटॉक्सिकेशन में क्या चीज वॉलंटरी है तो नहीं, डिफेंस नहीं मिलेगा, इनवॉलंटरी नहीं मिलेगा. ये सारी बातें आपको ध्यान में रख के काम करना है, और ये पढ़ोगे तो हो जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं. सिंपल सी बात यह है कि इट इज नॉट लाइक कि आपने 1 घंटा यहाँ मेरे साथ पढ़ाई करी और आपका तैयार हो जाएगा. मल्टीपल रिविजन, रेगुलर रिविजन, तो आपका 100% है. कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. अब क्या हुआ अगर आपने कोई कम्युनिकेशन मेड किया गुड फेथ में, आप किसी को बात बताते हैं लेकिन गुड फेथ में बताते हैं, देखिए देयर इज अ इशू इन योर बॉडी और इसके लिए आपको ये चीज की जरूरत है. उस कम्युनिकेशन को सुनने के बाद पर्सन को कोई इफेक्ट हुआ बॉडी में, तो उसके लिए आप लायबल नहीं. इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि a surgeon in good faith communicate to a patient his opinion that he cannot live. A patient dies in consequence of the shock. He committed no offense, though he knew it to be likely that communication might cause the patient's death. पेशेंट की डेथ हो सकती है, उनके कि आपकी डेथ हो सकती है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो, बट हियर गेट करना उसको जरूरी था, तो शॉक में आके. So when communication in good faith it is necessary, then no penalty, no harm. 32 and 33. Before reading 32, 33 में लिखा है act causing slight harm. इसको हम बोलते हैं, there is a term D minimal, उसका मैक्सिमम में आपको लिखवा दूंगा कि लॉ जो है या कोई भी पर्सन जो है वो बहुत छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट में नहीं जाएगा. आप 4 दोस्त हैं, किसी एक दोस्त ने आपके साथ बाल बिगाड़ दी, so you are taking this is an offense to me, you have touched my body, you have caused my harm, you have caused disturbed my hair, and it is an offense, and I am going to file a complaint against you or FIR against you if it be in the police station or the court. और आप जा रहे हैं सिंपल लड़के, यहाँ पे बालों में दर्द हुआ था जैसे मेरे बाल. So this kind of act is like जनरल एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जो स्टूडेंट व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति, वो जस्ट ऐसे बाल बिगाड़ने के उसमें कोर्ट में या पुलिस में नहीं. सो सेम 33 कहता है nothing is an offense by reason that it causes or that it intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense or temper would complain of such harm. बोले इतना छोटा बात है जिसके लिए नॉर्मल व्यक्ति कभी कोर्ट में नहीं जाए, आप उसके लिए आए थे, बोले कि ये फालतू की बात है, घर जाओ. तो मैक्सिमम जो है मैं आपको बता देता हूँ एक बार अगर ध्यान रख जाए कि छोटी छोटी चीजों के लिए कोर्ट विल नॉट टेक, क्योंकि बहुत बड़ी बात है और ऐसा हो गया है, इट इज लाइक कि हाँ ठीक है हो गया कोई बात. ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू राइट नाउ इज okay, maximum I'll give you tomorrow. But actually just remind me that there is maximum in this provision, section 33. One important thing is all these general exceptions
all these general exception will be proved by whom? By the accused person, right? So the burden of proving that you are covering in all these general exceptions or any exception provided in the offense कि अगर आप ये पर्सन है तो आपको सजा माफ है, अगर किसी ऑफेंस में लिखा हुआ है ऐसा, जैसे मर्डर इज फाइव एक्सेप्शन कि when you will not be punished under murder, it will be considered as culpable homicide not amounting to murder. So there are five exceptions of it. तो ऐसे ही जनरल एक्सेप्शन के अंदर ये जो एक्सेप्शन दिए रहते हैं, तो ये यूज कर रहा है, वो कर रहा है अक्यूज्ड पर्सन। अक्यूज्ड को हम बोलते हैं डिफेंस, रेस्पोंडेंट होता है, देन डिफेंस होता है। तो डिफेंस जो है अक्यूज्ड जो है वो यूज करता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि मैं जनरल एक्सेप्शन में कवर होता हूँ या नॉर्मल एक्सेप्शन में कवर होता हूँ, वो किसके ऊपर है? अक्यूज्ड के ऊपर, जिसको डिफेंस भी बोलते हैं। 32 बोलता है एक्ट पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। आपको धमकी दिलवा के कोई काम करवाया कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये कर देंगे। सो इसमें एक एक्सेप्शन आता है, इसमें एक्सेप्शन है कि अगर धमकी होता है कि तुमने अगर उसका मर्डर नहीं किया तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। इन दैट केस आप अपना मर्डर करवा लीजिए, आप दूसरे का डिफेंस करिए, बिकॉज़ मर्डर करना धमकी होने के बाद भी अलाउ नहीं। देखिए, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, तो मर्डर के अलावा और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, देश के खिलाफ कोई भी ऑफेंस, देयर इज अ चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, तो देश के खिलाफ भी कोई ऑफेंस नहीं कर सकते, मर्डर भी किसी का नहीं कर सकते। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिश डेथ, जो ऑफेंस सिर्फ डेथ से पनिशेबल है, वेजिंग वॉर इज पनिशेबल इन दैट ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, वेजिंग वॉर पनिशेबल। सो वहां पे आप डेथ पे आपको कोई बोल रहा है, धमका रहा है, धमकी देके बोल रहा है कि ये वेजिंग वॉर करो या मर्डर करो, नहीं तो मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, आपको वो नहीं करना है, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो इन्होंने पहले लगा दिया एक्सेप्ट, ये दो चीजों को तो भूल जाओ। आगे क्या लिखा है? Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence. Threat कैसा होना चाहिए कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो there will be death, तुम्हारी डेथ हो जाएगी अगर तुमने ऐसा। तो मैं आपको बोलूं कि आपको एक्स पर्सन का डेथ कॉज करना है, नहीं तो मैं तुम्हारी डेथ करूंगा, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि दो ऑफेंस हैं, वेजिंग वॉर और डेथ, मर्डर, इन दो के लिए ये 32 एप्लीकेबल नहीं। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड or from a reasonable apprehension of harm to himself, short of instant death, place himself in a situation by which he becomes the subject of such constraint, provided that the person doing that, जो person act कर रहा है, did not of his own accord, अपनी खुद की मर्जी से नहीं, और from a reasonable apprehension of harm to himself, short of instant death, या फिर कोई reasonable apprehension है जिसमें उसकी डेथ होने के भी चांस है, place himself in a situation by which he becomes subject to such constraint. This proviso I'm not getting right now. I'll explain to tomorrow with the proper explanation. The last line is starting. There is some missing or I'm not able to recall right now. Explanation 1 और 2 भी थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, तो explanation 1 और 2 को भी आप कल के लिए छोड़ दीजिए। अभी हम एक बेसिक स्टडी करते हैं जनरल जो है डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस के बारे में। प्राइवेट डिफेंस के टोटल 10 सेक्शन है, आप चेक कर लीजिए। 34 से 44 तो 11 सेक्शन होते हैं। ये 11 सेक्शन प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। 5 मिनट की कहानी है प्राइवेट डिफेंस की, सुन लीजिए। अगर आपको कोई मारता है, कोई हिट करता है, तो आप एक तो प्रॉपर्टी, एक तो आप बॉडी, मतलब बॉडी और प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई चीज चुराता है, लेके भागता है, पहुंचाता है, तो इन दो चीजों की आप रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। गार्ड भी लगाते हैं हम, तो घर के बाहर भी गार्ड लगते हैं जिससे घर की सेफ्टी हो सके और हमारी सेफ्टी हो सके। तो इंडिविजुअल पर्सन या किसी की बॉडी की सेफ्टी हो रही है या किसी की प्रॉपर्टी की सेफ्टी हो रही है। एटीएम में गार्ड होता है एटीएम सेफ्ट करने के लिए, राइट।
तो 34 में बोला है कि प्राइवेट डिफेंस में अगर आपने कोई एक्सरसाइज किया है तो वो ऑफेंस नहीं है, आपको डिफेंस मिलेगा। 34 या 35 में बोल दिया है कि आप या तो खुद की बॉडी के प्रोटेक्ट करते हैं या फिर किसी और की बॉडी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है सामने वाला किसी और की बॉडी का क्रॉस कर रहा है, आप उसमें इंटरवीन कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे वो मारना पीटना जो भी है वो। बी में लिख दिया है प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल, खुद की हो या किसी पर्सन की हो, किसी भी जो किसी भी डेफिनेशन में किस किस में बोले प्रॉपर्टी में ये चीजें हैं, तो थेफ्ट है, रॉबरी है, मिसचिफ है, ट्रेसपास है, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। इन 4 ऑफेंस में और इनसे रिलेटेड वाले ऑफेंस में अगर कोई चीज कवर होती है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, खुद की प्रॉपर्टी है या दूसरे की प्रॉपर्टी है तो आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। 36 ये बोलता है अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है, मारपिटाई कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी ले जाए, तो वहां से भी आप प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं या उसको मारपिटाई करके आप बच सकते हैं। 37 में बोला है प्राइवेट डिफेंस आपको अवेलेबल नहीं होगा। 37 बोलता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, जैसे पुलिस वाले को राइट है कि आपको अरेस्ट कर सकता है, तो आप बोलो कि ये मेरे को अरेस्ट कर दिया जा रहा है, मेरा राइट है, कोई भी मेरे को रॉन्ग नहीं रख सकता, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो मैं भी इसको मारपीट के भाग सकता हूँ वहां से। सो इट इज नॉट अलाउड। वो पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है इन द पब्लिक कैपेसिटी, लेकिन अगर वो अपनी एक्सीड कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट जो पुलिस वाले हो उनको किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो आपको अननेसेसरी हिट कर सकते, बिना किसी बात के मार नहीं सकते, लेकिन पुलिस वाले ने आपको मारना शुरू कर दिया ऑन द रोड, ही हैज नो राइट, आपको नहीं मार सकता है अगर। बट इंडियन पुलिस एक्ट में बोला है कि कमर के नीचे डंडे चलाए जा सकते हैं, व्हेन द पुलिस ऑफिसर थिंक्स की रिक्वायरमेंट है तो कमर के नीचे नीचे तक वो डंडे मार सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले डंडे तो रखते नहीं है, डंडा दूर रखा होगा तो झापट मारना शुरू करते हैं, दैट स्लैप, वो झापट मारना दैट इज। लेकिन लोगों को पता नहीं होता, झापट खाते हैं फिर पुलिस वाले के साथ जाते हैं। अगर वो झापट मार रहा है तो आप झापट खाने से एक तो बच सकते हैं, तो आप रिटर्न में कोई भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे वो झापट आपको ना लगे, और अगर वो झापट मार रहा है घसीट रहा है तो आप डिनाई कर सकते हैं कि ये चीज जो है वो अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते। एंड फर्दर यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पुलिस ऑफिसर आल्सो अंडर भारतीय न्याय संहिता। सो इन 37 ये बताता है कि कब आपको प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो बोले कि पहली बात तो अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि आपको कोई नुकसान हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी या बॉडी का या किसी की प्रॉपर्टी या बॉडी का, बिना काम आप बोल रहे हैं जाके मार के आ गए, फिर बोल रहे कि प्राइवेट डिफेंस को मार के आए हम तो मिर्जापुर वाले हैं तो हम तो मार सकते हैं, ऐसा नहीं। देयर शुड बी सम रीजनेबल एप्रीहेंशन देन ओनली आप करें। फिर आगे लिख दिया है पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट जो भी है, पुलिस वाले को अगर आप बुला सकते हैं फॉर द टाइम तो आप उसका इंतजार करें। सी वाला पॉइंट में अगर देयर इज अ टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, अगर आप पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बुला सकते हैं तो पहले उनको बुलाइए। देन अगर आपको लगता है कि टाइम हो गया है नहीं आ पा रहे हैं तो आप एक्शन लेना शुरू करिए, अनलेस आप एक्शन मत लीजिए। अगर देयर इज अ टाइम पुलिस वाले को बुलाया जा सकता है तो पहले बुलाइए। ठीक है, और कितना है, जितने की जरूरत है हार्म कॉज करने की उतना ही आपको हार्म कॉज करना है। किसी ने आपको एक झापट मारा तो आप उसका मर्डर मत करो, कोशिश करो कि इसके झापट से बच जाओ, और अगर वो फर्दर मारना चाह रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो। आप ये नहीं करें किसी ने एक झापट मार दिया तो आप रिटर्न में उसके एक और झापट मारिए, प्राइवेट डिफेंस से इसलिए मारो नहीं, जिसने झापट मार दिया उसको एज अ कंप्लेंट और एफआईआर लेके आप जा सकते हैं। आप रिटर्न में झापट मार के सब बराबर करने का आप जो कर रहे हैं वो उस टाइम पे नहीं माना जाएगा, वो नहीं करना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखा है पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्टर और अटेम्प्ट टू बी पब्लिक सर्वेंट unless he puts into believe the person doing the act is such a public servant। तो पब्लिक सर्वेंट जो है, अगर आपको पता है कि ये पब्लिक सर्वेंट है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो पता नहीं है तो आप डिप्राइव नहीं है, आप आपका प्राइवेट का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि पुलिस वाले के लिए जिम्मेदारी बताई है, he must be in uniform, he must wear his name plate, he must have stars, जो भी उसकी पोस्टर जिससे स्टार वगैरह सब समझ में आए, नाम होना चाहिए, वो भी क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, दिखता रहना चाहिए। Explanation 2 में लिखा है person has the right to private defense against an act or attempt to be done by the direction of public servant unless he knows reason to believe the person is the act acting by such direction or unless the person states that the authority under which he acts or has authority in writing unless he produces such authority if demanded. पब्लिक सर्वेंट्स बोल रहा है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, उससे पूछ रहा है कि दिखा तुम्हें को अरेस्ट करके ले जा रहा है तो वारंट है तेरे पास या कॉग्निजेबल ऑफेंस इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन बता, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है जो आपके पोजीशन में लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा फॉर द टाइम, फिर वो प्राइवेट डिफेंस में अपना एक्शन ले सकता है। 38 जो है वो बताता है कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर आपको सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं, आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। अगर कोई आपके साथ रेप कॉज करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी अननेचुरल लस्ट को फुलफिल करना चाहता है, कोई किडनैपिंग करना चाहता है, कोई एसिड अटैक करने का कोशिश करता है या अटेम्प्ट करता है या एडमिनिस्टर करता है, एसिड को खरीदने वाले का काम करता है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। कोई आपका मर्डर करना चाहता है या कोई आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज करना चाहता है, इन सब सिचुएशन में आपको लगता है कि असॉल्ट इज सच टाइप जो आपको ये एक्ट कर सकता है, तो आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। पुलिस वाला आपको डंडे पे डंडे मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, आपको पता अगर आपने आप रोका नहीं इसको तो आप मर जाओगे, आप वहां पे रोक सकते हो और उसको निपटा सकते हो, क्योंकि डेथ कॉज करने का राइट भी पुलिस वाले के पास नहीं। सो 38 में ये ए से लेकर जी तक जो बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। 39 में बता दिया है कि अगर बाकी कोई भी हार्म है जो ऊपर 38 में लिखा है इनके अलावा अगर तो वहां पे आप डेथ तो कॉज कर सकते हो, लेकिन कुछ दूसरा हार्म अगर आप कॉज कर रहे हैं फॉर योर सेफ्टी दैट इज अलाउड। 40 बताता है कि कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, तो जब तक रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको लग रहा है तब शुरू हो जाएगा और कब खत्म होगा जैसे ही वो रीजनेबल एप्रीहेंशन वो डर खत्म हुआ। जब आदमी भाग गया तो उसके पीछे जाके भाग के मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डर खत्म हो गया, आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल ना करें। 41, 42, 43, 44 हम कल देखेंगे, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसमें बिफोर एंडिंग द क्लास। अगर पर्सन आपके सामने ऑफेंस करने आया बंदूक लेके, आपने देखा उसके हाथ में बंदूक है, तो आप घर के अंदर गए और आप भी बंदूक निकाल के लेके आए। जैसे ही उसने देखा कि आपके हाथ में बंदूक है तो वो भागने लगा, और वो जब भाग रहा है आपके घर से उस टाइम आप उसको शूट करते हैं। इन दिस सिचुएशन यू कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि आपके लिए जो डेंजर था, जो एप्रीहेंशन था, वो खत्म हो चुका है। एप्रीहेंशन या डेंजर कब है? बंदूक आपके सामने है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके हाथ में बंदूक देख के वो भागने लगा, अब आपका डिफेंस कर। अगर वो बंदूक लेके वहीं खड़ा है देन आपका राइट है, आप उसको शूट कर सकते हो, क्योंकि वो बंदूक चलाएगा तो आप कर जाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप बंदूक चलाओ के उसको मार। इन दैट सिचुएशन इट इज अलाउड। 6 ग्राउंड्स होते हैं जब आप डेथ कॉज कर सकते हैं: मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, अबडक्शन, एंड द लास्ट वन इज एसिड अटैक। इन सब 6 सिचुएशंस में यू कैन कॉज द डेथ। 6 है या 7 है? मेरे को 7 का ध्यान है, 1 2 3 4 5 7 है। तो एक और इसमें है दैट इज wrongfully confined। अगर आपको इस तरह से बंद करने की कोशिश करता है कि जिससे ना तो आप पुलिस वालों से मिल पाओगे ना किसी पर्सन से मिल पाओगे, कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा आपका, उस जगह आपको बंद करके जा रहे हैं, सो यू विल बी, यू हैव राइट कि आप वहां पे कर सकते। कल फर्दर जो बचे हुए 3 और एक जो प्रोविजन जिसमें मैंने आपको बताया नहीं, वो तो 4 सेक्शन कल पढ़ेंगे, आप आगे ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के बारे में डील करेंगे और फर्दर ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, एक एक दिन लेंगे हम इनको, अब सारे जितने भी टाइप के ऑफेंसेस हमारे बचे हैं और अब हम इनको खत्म करेंगे। 4 5 6
8 और 9, ठीक है, ये हो जाएंगे। बेसिक 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 अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, सिर्फ बैरक पढ़ के समझ में आ गया, इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिए, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना आपने कर लिया, आपका पेपर आंसर हो जाए, इससे ज्यादा दिमाग नहीं। चलिए राहुल सर, आज कल वो ट्रैवल में थे शायद, इसलिए मेरे को पहले तो बोले थे मैं ले लेता हूँ क्लास, फिर वो एकदम से बोले कि यार मैं ट्रैवल में भी निकलता हूँ, तो रुक नहीं पाया, तो नहीं हो पाया क्लास। आज होगा उनका भी, मैं और 15 मिनट आपके पास, मिलते हैं फिर कल। Thank you, sir. Good night.